गंगा प्रसाद बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास उसका एक गधा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। गंगा प्रसाद की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे जरा सुनती हो, ये लो। गंगा प्रसाद के हाथ में एक बहुत सुंदर फूलों से बना हुआ गजरा था। उसकी पत्नी को लगता है वो गजरा उसके लिए है। वो कहती है, अरे ये क्या, तुम मेरे लिए गजरा लाए हो? अभी उसने ऐसा कहा ही था कि गंगा प्रसाद तुरंत कहता है, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी गुड्डो के लिए है। गुड्डो? हाँ, वो देखो गुड्डो आंगन में जो खड़ी है। गधी को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। क्या तुम्हें अपनी गुड्डो से इतना प्यार है कि अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने उसे गजरा न देकर आप गुड्डो को दे रहे हैं? भाई बुरा मानो या भला मानो, सच तो यही है कि सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं अपनी गुड्डो से करता हूँ। गंगा प्रसाद की पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गंगा प्रसाद खाना खाने से पहले अपनी गुड्डो को खाना खिलाता, नहाने से पहले उसे नहलाता और हर काम अपनी गुड्डो के लिए सबसे पहले किया करता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बहुत जलन होती थी। गंगा प्रसाद एक समोसे का व्यापारी था। उसकी दुकान पर बहुत सारे समोसे बना करते थे जिन्हें अलग अलग जगह पहुंचाया जाता था। जब वो अपनी दुकान पर पहुंचा तो कारीगर बड़े आराम से काम कर रहे थे, लेकिन आज गुड्डो साथ में थी। गुड्डो को वहाँ खड़ा हुआ देखकर गंगा प्रसाद का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तुम अपनी गधी यहाँ क्यों ले आए हो? तभी गंगा प्रसाद कहता है, खबरदार अगर मेरी गुड्डो को किसी ने कुछ कहा, ये तो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। इतने में गुड्डो अपने पैरों से मिट्टी को खुरेदती है और इतनी जोर जोर से खुरेदने लगती है कि सारी मिट्टी जाकर समोसे पर चिपक जाती है। सारे समोसे खराब हो जाते हैं और वहाँ पर जो बावर्ची समोसे बना रहा था वो गंगा प्रसाद से कहता है, अरे वो सब तो ठीक है गंगा प्रसाद, जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी इस गधी ने सारा माल खराब कर दिया है। अरे अपनी नई दवेली दुल्हन को घर छोड़कर आए हो, उसे कहीं घुमाते फिराते नहीं और सारा दिन इस गधी को ले लेकर पूरे गांव में घूमते हो। ये कोई समझदारी की बात हुई? अरे इस गधी को देखकर ही ग्राहक नहीं आएगा, तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गंगा प्रसाद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी गुड्डो से बहुत प्यार करता हूँ यार। अरे तो ठीक है ना, आप उसे इतना चाहते हैं, घर पर चाहिए, लेकिन उसे ले लेकर इस तरह घूमना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानवर और इंसान में एक अंतर होता है, वो आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे लाला जी। गंगा प्रसाद अपनी गलती समझ जाता है और अपनी गुड्डो को घर छोड़कर दुकान वापस आ जाता है और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं। सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक पे बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार, ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए, अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं, वो देखो पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त, ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं।
दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहाँ से चले जाते हैं। दोनों दोस्त वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके। बूढ़ी दादी की सोने की मुर्गी। सुमित्रा नाम की एक औरत थी जो हमेशा बहुत मेहनत के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करती थी। अब वो धीरे धीरे काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपना सारा काम अपने बेटे को सिखाती है। अब उसका बेटा और बहू व्यापार चलाने लगते हैं। वे भी मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं। अपनी बुढ़ापे के कारण अब सुमित्रा दिन रात घर में ही रहती और आराम करती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने हाथ से चुपचाप बैठकर एक मुर्गी बनाई। उसे सुनहरे रंग का रंग दिया और अपने एक टेबल पर रख दिया। अब सुमित्रा हर रोज उस मुर्गी को दिन में 10 बार देखती और दोबारा एक गठरी में बांधकर रख देती। ये प्रक्रिया वो हर रोज करीब 10 बार करती थी। ऐसा करते हुए एक दिन सुमित्रा की बहू उसे देख लेती है। हाय राम, माँ जी के पास सोने की मुर्गी। सारा दिन तो माँ जी आराम करती है, सारा सोना दबा कर बैठी है और हम पति पत्नी इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाय राम, मेरे तो हाथों में छाले तक पड़ गए रे। सुमित्रा की बहू यशोदा ये बात उसके बेटे को बताती है। सुना तुमने? मैंने देख लिया है, तुम्हारी माँ के पास सुनहरी मुर्गी है, फिर भी हमें ये 2 टके का काम करना पड़ रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ के पास कोई भी सोने की चीज नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन दोनों को बात करता हुआ एक चोर सुन लेता है। दोनों लगातार सुनहरे मुर्गी का नाम लेते जा रहे थे। आज रात इन्हीं के घर में सफाई हो जाएगी। रात में चोर आता है और सुनहरी मुर्गी की तलाश करने लगता है। चोर को मुर्गी मिल जाती है, लेकिन घर से बाहर टापते हुए उसकी मुर्गी हाथ से छूट जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो तो मिट्टी की थी। दादी उठ जाती है और शोर मचाती है। अरे कोई है, जल्दी आओ, घर में चोर घुस आया है। सुमित्रा का बेटा भागा भागा बाहर आता है। बहू भी वहीं खड़ी हो जाती है और चोर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। टूटी हुई सुनहरी मुर्गी देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। सुमित्रा का बेटा टूटी हुई मुर्गी को उठाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, ये क्या है? सुमित्रा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, सारी उम्र इसी मिट्टी के साथ जिया है, सोचा एक प्यारी सी मुर्गी बनाकर अपने हाथों से उसमें रंग भरकर अपने पास रखूं, एक याद के तौर पर मुझे क्या मालूम था इसका सुनहरा रंग ही हमारे घर में एक चोरी का कारण बन जाएगा रे। सुमित्रा की बहू ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। सुमित्रा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, देख लिया तुमने, माँ बहुत भोली है, उसके पास कोई सच्चा सोना नहीं। अगर सोना है तो मैं हूँ उनका अच्छा और सच्चा सोना, जो उन्होंने तुम्हें दे दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित्रा की बहू को बहुत पछतावा होता है। वो अपनी सास से माफी मांगती है, अपने पति से माफी मांगती है
और घर में फिर से खुशहाली छा जाती है और सभी प्यार से रहने लगते हैं। हमें बेवजह कभी भी रंग के आधार पर किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मुर्गी का लकड़ी का घर। रघु नाम का एक ग्वाला था। उसके पास गाय, भैंस, बकरियां तो थी ही, साथ ही साथ वो बहुत सारी मुर्गियां भी पालता था। उसके पास इतने सारे पशु थे कि उनका ख्याल रखने में उसका सारा दिन बीत जाता था। मुर्गियां इतनी ज्यादा थीं कि रोज रोज उन्हें गिनना रघु के बस की बात ही नहीं थी। उन्हीं में एक बहुत ही चालाक और चतुर मुर्गी थी। रघु हर रोज एक मुर्गी को बेच दिया करता था। जैसे ही कोई व्यापारी मुर्गी खरीदने के लिए आता तो चतुर मुर्गी कहीं ना कहीं जाकर छिप जाया करती थी। ऐसा करते करते कई दिन, कई महीने निकल गए। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठा करके कोने में एक छोटा सा लकड़ी का घर भी बना लिया था, जहां वो सुबह और शाम छुप कर रहा करती थी। ये अच्छा जीवन है, खाओ पियो मजे करो और सुबह शाम अपने लकड़ी के मजेदार घर में आके आराम करो। ये हुई ना बात, अब करती हूँ मजे। रघु गया किसी और मुर्गी को बेचने। इस बात का रघु को पता ही नहीं चलता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत सारी मुर्गियां अलग नजर आ रही हैं और एक मोटी मुर्गी अलग ही नजर आ रही है। अरे, ये मुर्गी इतनी ज्यादा मोटी कैसे हो गई? अलग ही नजर आ रही है। लगता है कई दिनों से इसका नंबर नहीं आया और ये सालों से यही पड़ी हुई है। अब इसे बेच ही देता हूँ। अगले ही दिन जब व्यापारी आया तो चतुर मुर्गी की चालाकी नाकामयाब हो गई। उसने उसे लकड़ी के घर में देख लिया। लगता है रघु ने मुझे देख लिया है। अब मैं क्या करूं? इस लकड़ी के घर ने मुझे कई सालों तक बचाया, मगर अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। हाय रे मेरा मोटापा, इसने तो सारी पोल खोल दी। अच्छा, तो ये बात है। ये लकड़ी का घर इसी मुर्गी ने बनाया है और सुबह शाम दाना खा के इसके अंदर छुप जाती है। बड़ी चतुर है। मगर बच के रहना, अब अगला नंबर मुर्गी तेरा ही है। और रघु ने उसे बाहर निकालकर व्यापारी को बेच दिया। बेचारी मुर्गी काफी समय तक तो अपनी जान बचाती रही, लेकिन लकड़ी के घर ने उसकी जान तो बचाई, मगर हमेशा हमेशा के लिए उसे अब दूर भी करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लकड़ी के घर में रहना अब उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अब रघु ने जो उसे देख लिया था। हे भगवान, इतने सालों तक अपनी जान बचाती आई, लेकिन इस रघु ने मेरे सारे चीजों पर पानी फेर दिया। अब इस व्यापारी के साथ इसके घर जाना होगा। सोचती हूँ वहाँ चलकर एक और लकड़ी का नया घर बना लूंगी और अपना नया बसेरा तैयार कर लूंगी। और इस तरह मुर्गी अपने नए घर की तरफ व्यापारी के साथ चल पड़ती है। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा ये बात है, अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है, उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है।
हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन दो गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है, अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक़ है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक़ के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक़ दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है, अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया। मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे। चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना।
और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। जादुई मछली और मछुआरा। समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी मछुआरों की बस्ती थी। वहां पर रामदीन अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम और सुकून के साथ रहा करता था। यूं तो बहुत ज्यादा कमा नहीं पाता था वो, लेकिन अपने घर में सुख शांति के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। रामदीन इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये चिंता सताए जा रही थी कि वो किस तरह से एक नए घर के सदस्य का पालन पोषण करेगा। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हम अपने आने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी दे भी पाएंगे या नहीं। आमदनी कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे हम दोनों का गुजर बसर होता है। आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। ये बच्चा अपना भविष्य खुद बनाएगा। आप काम पर जाइए, आज मौसम बहुत खराब है, अपना ख्याल रखना। मछुआरा अपना जाल लेकर समंदर की तरफ चल पड़ता है। आज उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि लगातार मौसम बिगड़ने के कारण अचानक तेज तेज पानी ऊपर उछलने लगा है। लगता है समंदर बहुत गुस्से में है। अब क्या करूं? किसी भी तरह से रामदीन ने एक पेड़ का सहारा लिया और खुद को वहीं रोक लिया, क्योंकि समंदर में पानी की बहुत तेज धाराएं बह रही थी। तभी उसका ध्यान एक ऐसे जीव पर गया जो बहुत बिलख रहा था। शायद वो इस तूफान की चपेट में आ चुका था। एक कौवा अपनी चोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। रामदीन ने उस कौवे की मदद की। कौवे ने जाते हुए रामदीन से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर उस तूफान में तुम मुझे ना बचाते तो मेरी जिंदगी आज कुछ भी नहीं थी। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर के हालात देखे हैं। आओ मेरे साथ। आज जब तुम पानी में जाल डालोगे ना, तो एक सुनहरी मछली तुम्हारे जाल में जरूर आएगी। याद रहे, उस मछली को बाजार में बेचना मत, उसे अपने घर ले जाना। वो हर रोज तुम्हें एक सोने का मोती देगी और तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लालच में आके उसे मारना मत, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो मिला है वो भी छिन जाएगा। रामदीन कौवे की बात को मानता है, जाल फेंकता है और उसे एक सुनहरी मछली मिलती है। वो उसे अपने घर ले आता है। जैसा कि कौवे ने कहा था, हर रोज उसे मछली द्वारा एक सोने का मोती मिलता है। अब धीरे धीरे रामदीन के दिन फिर जाते हैं। अब वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है और बहुत खुशी के साथ अपने नए बच्चे के साथ एक अच्छे सुखी परिवार की तरह जीने लगता है। सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा, तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी,
लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़-खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती। इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है, अरे अरे, कब से बैठे हो? चलो चलो, उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्साकशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहाँ से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहाँ वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए, आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर। देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ, तुमने देखा ना? देखो देखो, सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ।
इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस 1-2 बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब, तो कहाँ खड़ा करूं? मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा? ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सर दर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा
तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा टाइम 3 बज गया है, काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है, और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा। अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी। किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो, उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ। आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी। फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहां किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना? हाँ। अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है।
सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। 3 रंगीन गाय। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो, गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गाय लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है। बहन जी, आपकी तीनों गाय मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर, मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते, हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था, उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं। किसी ने इन पर रंग लगा है, कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। सुनहरी गाय की मूर्ति। गोविंद बहुत मेहनती था। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके आंगन में एक खूबसूरत सी दूध देने वाली गाय आ जाए। उसकी पत्नी के जन्मदिन पर गोविंद उसके लिए एक बहुत सुंदर गाय खरीद कर लाता है। गाय को देखते ही गोविंद की पत्नी खुशी से झूमने लगती है। अरे ये क्या, तुम मेरे जन्मदिन पर गैया लेकर आए हो? मैं कब से ऐसा चाह रही थी। दिन रात भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर भी सुंदर सी गैया आए। मैं तुम्हारा ये तोहफा तो कभी नहीं भूलूंगी। चलो आओ, अब जल्दी करो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार रखा है। हाँ, चलो चलो। गोविंद और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। गैया भी एक नया घर पाकर बहुत खुश थी, लेकिन वो गैया कोई आम गैया नहीं थी। रात ढलते ही अचानक से गैया सुनहरे रंग में बदल जाती और ऐसा लगता मानो वो कोई प्रतिमा है, क्योंकि ना तो वो हिलती, ना बोलती और ना ही सोती। जिस तरह से खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह जाती। यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। एक दिन उनके पड़ोसी विषमनाथ ने अचानक से सुनहरी गाय को आंगन में खड़े हुए देखा। उसके मन में लालच आ गया। अरे ये क्या, सुनहरे रंग की
सोने की बनी हुई गाय, और वो भी गोविंद के आंगन में। दिन में तो सफेद रंग की गाय रहती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो पड़ोसी दिन रात गैया का दर्शन देखने के लिए इधर उधर से झांकता रहता। उसके मन में लालच आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, अरे तो इतना सोच ही क्यों रहे हो, ये गोविंद तो बड़ा मालदार आदमी है। मैं तो कहती हूँ रात के अंधेरे में कोई देख नहीं पाएगा, और आप आंगन टाप कर उधर चले जाओ। बाहर मैं इंतजार करती हूँ। थोड़ा सा गाय का पैर ही तोड़ कर ले आओ, हमारी पुश्तें खाएंगी। हाँ। अपनी पत्नी की बातों में आकर पड़ोसी वैसी ही हरकत कर बैठता है। लेकिन अचानक गोविंद की पत्नी की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाती है। अचानक उसका ध्यान जाता है कि उसका पड़ोसी दीवार फांदकर गैया की तरफ आ रहा है, और गैया एकदम सुनहरे रंग की बदल चुकी है। गोविंद की पत्नी हैरान थी। गोविंद की पत्नी तुरंत अपने पति को उठाती है। गोविंद और उसकी पत्नी लगातार दरवाजे में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे कि पड़ोसी आता है और सुनहरी गाय को जैसे ही हाथ लगाता है वो असली गाय में बदल जाती है। पड़ोसी घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी गैया से आवाज आती है, मैं मामूली गाय नहीं हूँ यशोदा, मैं एक मूर्ति में इसलिए बदल जाती हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मगर अगर मुझे सोना समझकर किसी ने भी तोड़ा तो मेरा वो अंग खत्म हो जाएगा। मुझे एक ऋषि ने ये श्राप दिया था, मगर उन्होंने कहा था 100 दिन के बाद ये श्राप खत्म हो जाएगा। आज 100वां दिन है यशोदा। आज से, अभी से, अब मैं 24 घंटे के लिए एक जिंदा गाय हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं श्राप मुक्त हो चुकी हूँ। गैया की ये बात सुनकर यशोदा और रघु को चैन आता है। दोनों चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और रात को एक बात की तरह भूलने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से उन्हें अपनी गैया यूं ही हंसती मुस्कुराती दूध देती हुई दिखाई देती है, और वो फिर से अपना जीवन पहले की तरह जीने लगते हैं। रीता और शबनम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके गांव से स्कूल बहुत दूर था। हर रोज स्कूल के लिए जाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी। चाहे वो दिन में कितनी भी जल्दी स्कूल के लिए ना निकलें, लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते हमेशा उनके 2 से 3 पीरियड मिस हो जाया करते थे, और वो देर से ही स्कूल पहुंचा करती थी। आज भी हमारी क्लास मिस हो गई। ये जंगल के रास्ते से कल आकर देखेंगे, क्या पता हम जल्दी पहुंच जाएं। हाँ, तू ठीक कहती है शबनम, कल हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते से स्कूल के लिए जल्दी पहुंचने की योजना बनाती हैं, और दोनों पहुंच भी जाती हैं। लेकिन अचानक उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े पत्थर से होती है। वो पत्थर देखने में बहुत खूबसूरत था। जैसे ही शबनम उस पर हाथ लगाती है, उसमें से एक घोड़े की परी निकलकर बाहर आ जाती है। घोड़े जैसी परी, तुम कौन हो? परी उनसे कहती है, मैं सालों से इस शिला पर थी। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मुझे कोई बुद्धिमान योग्य लड़की हाथ नहीं लगाएगी, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शबनम है, और ये मेरी बहन है। शबनम, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम बहुत नेक हो, समझदार हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तभी शबनम परी से कहती है, क्या सच में तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता? बताओ क्या करूँ? हर रोज स्कूल जाते समय मुझे और मेरी बहन को बहुत देर हो जाती है। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, लेकिन क्या करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी बहन भी पढ़ना चाहती है। जब तक हम स्कूल पहुंचते हैं हमें बहुत देर हो चुकी होती है, जिस कारण हम 3-4 क्लास मिस कर देते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगी परी? परी तुरंत एक बड़ा सुंदर सा सफेद रंग का घोड़ा वहां पर प्रकट कर देती है। घोड़ा इतना सुंदर होता है
कि दोनों बहनें देखकर चिल्लाती हैं, कितना सुंदर है, आज से ये घोड़ा तुम्हारा है। तुम इस घोड़े पर बैठो, ये तुम्हें जैसे ही बैठोगे तुरंत स्कूल पहुंचा देगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर ये मीलों का सफर तय कर सकता है। मगर एक शर्त याद रखना, जंगल से बाहर इसे नहीं ले जाना। जैसे ही स्कूल पहुंचो जंगल के पास ही उतर जाना, ताकि तुम्हें और इस घोड़े को एक साथ कोई ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सच ऐसा है क्या? दोनों बहनें तुरंत घोड़े पर बैठती हैं और उसे आदेश देती हैं, चलो हमारे स्कूल के कोने तक ले जाओ, और ध्यान रखना तुम्हें तो जंगल में ही रहना है, वहां तक पहुंचाना जहां से हम जल्दी से स्कूल पहुंच जाएं। पलक झपकते ही घोड़ा उन्हें स्कूल के पास उतार देता है। दोनों बहनें समय से पहले स्कूल पहुंच जाती हैं और बहुत खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में लग जाती हैं। मिट्टी का कौवा घर। संगीता अपनी माँ के साथ बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। उसे पक्षियों से बहुत लगाव था। उसके घर के आंगन में एक कौवा हर रोज सुबह आकर बैठ जाता। संगीता उसे दाना खिलाती, कभी कभी उसे रोटी बना कर देती। कौवा हर रोज वहाँ आता और संगीता को बर्तन बनाते हुए देखता। एक दिन संगीता बर्तन बना रही थी कि उसके आंगन में पीछे से एक जहरीला सांप नजर आया। कौवे ने सांप को देख लिया। कौवा जोर जोर से काएं काएं करने लगा। वो संगीता को बताना चाहता था कि उसके पीछे सांप है। काय 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 संगीता काय 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 काय। लगातार आवाज लगाने की वजह से संगीता का ध्यान कौवे पर चला जाता है और वो बर्तन बनाना छोड़कर उसके पास पेड़ के पास पहुंच जाती है। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम तो कभी इतना शोर नहीं मचाते। काय 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 संगीता संगीता। कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, पानी पीना होगा, मैं अभी लाती हूँ। संगीता जैसे ही पानी लेने के लिए पीछे मुड़ती है, अपने पीछे जहरीला और लंबा सांप देखकर शोर मचाती है। उसका शोर सुनकर पड़ोस वाले काका आ जाते हैं और सांप को वहाँ से भगा देते हैं। हाय राम, आज तो मेरी जान ले लेता ये सांप। अरे कौवे, तुमने मेरी जान बचाई। अरे वाह, अब तो हम दोस्त हुए। काय काय काय। कौवा बहुत खुश था। उसने नई दोस्ती जो कर ली थी और अपनी दोस्त की जान जो बचा ली थी। अब अगले दिन से संगीता ने बढ़िया सा एक मिट्टी का घर बनाकर कौवे को दिखाया। ये देख, मैं ये तेरे लिए बना रही हूँ। इसमें सुंदर सुंदर रंग भी कल तक भर दूंगी और फिर तो इसी घर में रहना। अपने परिवार को भी यहीं ले आना, मेरे साथ रहना और खाने पीने की चिंता तो जरा भी मत करना। जब भी रोटी बनाऊंगी 2 रोटियां तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगी। बोलो, क्या कहते हो? काय काय काय। कौवा इशारा करता है और संगीता की बात पर हामी भर देता है। संगीता एक वफादार पक्षी और एक बहुत बढ़िया दोस्त पाकर बहुत खुश थी। वो एक मिट्टी का घर बनाती है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे रंग भरती है और कौवे के लिए रख देती है। अब कौवे के पास अपना खुद का मिट्टी का घर था। बहुत प्यार के साथ दोनों दोस्त मिलजुल कर रहने लगते हैं। माँ, अब तो मेरा जी बहुत करता है बर्तन बनाने को। सुबह शाम कौवे के साथ बातें करती हूँ और प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ। ये देखो, मैं एक और बर्तन बना रही हूँ जिसके ऊपर कौवे का चित्र भी है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जादुई मछली और मछुआरा। समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी मछुआरों की बस्ती थी। वहां पर रामदीन अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम और सुकून के साथ रहा करता था। यूं तो बहुत ज्यादा कमा नहीं पाता था वो, लेकिन अपने घर में सुख शांति के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। रामदीन इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये चिंता सताए जा रही थी कि
कि वो किस तरह से एक नए घर के सदस्य का पालन पोषण करेगा। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हम अपने आने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी दे भी पाएंगे या नहीं। आमदनी कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे हम दोनों का गुजर बसर होता है। आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। ये बच्चा अपना भविष्य खुद बनाएगा। आप काम पर जाइए, आज मौसम बहुत खराब है, अपना ख्याल रखना। मछुआरा अपना जाल लेकर समंदर की तरफ चल पड़ता है। आज उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि लगातार मौसम बिगड़ने के कारण अचानक तेज तेज पानी ऊपर उछलने लगा है। लगता है समंदर बहुत गुस्से में है। अब क्या करूं? किसी भी तरह से रामदीन ने एक पेड़ का सहारा लिया और खुद को वहीं रोक लिया, क्योंकि समंदर में पानी की बहुत तेज धाराएं बह रही थी। तभी उसका ध्यान एक ऐसे जीव पर गया जो बहुत बिलख रहा था। शायद वो इस तूफान की चपेट में आ चुका था। एक कौवा अपनी चोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। रामदीन ने उस कौवे की मदद की। कौवे ने जाते हुए रामदीन से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर उस तूफान में तुम मुझे ना बचाते तो मेरी जिंदगी आज कुछ भी नहीं थी। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर के हालात देखे हैं। आओ मेरे साथ। आज जब तुम पानी में जाल डालोगे ना, तो एक सुनहरी मछली तुम्हारे जाल में जरूर आएगी। याद रहे, उस मछली को बाजार में बेचना मत, उसे अपने घर ले जाना। वो हर रोज तुम्हें एक सोने का मोती देगी और तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लालच में आके उसे मारना मत, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो मिला है वो भी छिन जाएगा। रामदीन कौवे की बात को मानता है, जाल फेंकता है और उसे एक सुनहरी मछली मिलती है। वो उसे अपने घर ले आता है। जैसा कि कौवे ने कहा था, हर रोज उसे मछली द्वारा एक सोने का मोती मिलता है। अब धीरे धीरे रामदीन के दिन फिर जाते हैं। अब वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है और बहुत खुशी के साथ अपने नए बच्चे के साथ एक अच्छे सुखी परिवार की तरह जीने लगता है। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है। अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था, ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। चंपा बहुत हैरान थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है, और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देहि। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है।
यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।